बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए सिविक्स विषय में चैप्टर नंबर 3 लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। संसद आप भी जानते होंगे, हम भी जान रहे हैं, और हर एक आदमी को जानना चाहिए कि ये संसद होता क्या है। यह बहुत ही परिचित शब्द है, लेकिन उसी परिचित शब्द को आज हम स्पष्ट आपके सामने में रखने का प्रयास करते हैं। ये संसद होता क्या है। तो संसद पर आने से पहले हम एक बात आप लोगों को कहना चाहते हैं, जो बात है सरकार। सरकार सब तो सुनते ही होंगे, सरकार क्या है। तो सरकार क्या है या यह क्यों होता है, इस बात में हमें नहीं जाना है। हमें यह देखना है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग है विधायिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका, और तीसरा अंग है न्यायपालिका। कौन कौन सरकार के कौन कितने अंग? 3। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। संक्षिप्त में हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। ये विधायिका क्या होती है? तो सरकार का वह अंग जो कानून बनावे, विधायिका, और विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को जो लागू करे वह कार्यपालिका। तीसरा जो हुआ न्यायपालिका, वह विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करने और उस कानूनों के मार्ग में रोड़ा अटकाने वालों को दंडित करने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो सरकार के 3 अंग। पहला विधायिका, इसका काम होता है कानून बनाना। दूसरा हो गया कार्यपालिका, इसका काम है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाना। तीसरा होगा न्यायपालिका, अर्थात विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना, और साथ ही साथ यदि उस कानून के मार्ग में कोई रोड़ा अटकाता है, यानी कानून तोड़ता है, तो उसे दंडित करने का काम न्यायपालिका है। तो ये विधायिका में आता है संसद। अब हमें आना है कहाँ? ये संसद जो है, जिसका काम अभी हमने कहा है कि जिसका काम होता है कानून बनाना, वही संसद है। अब कार्यपालिका का उदाहरण आप पूछ सकते हैं। तो जितने सारे अभी जो हम प्रधानमंत्री या उसके सहयोगी, मुख्यमंत्री या उसके सहयोगी को देखते हैं, वही मंत्री या मंत्री परिषद जो है वह कार्यपालिका का उदाहरण है। और जितनी हम न्यायपालिका देखते हैं, अब आप जिला अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये किसके उदाहरण है? ये न्यायपालिका के उदाहरण है। तो बच्चों, हमें आज देखना है, हर एक अंगों का चर्चा एक एक करके हमें करना है, लेकिन आज हमें जो करना है वह है संसद। संसद का मतलब कानून बनाने वाली संस्था। जो कानून बनावे वही कहलाता है भारत में संसद। दुनिया में 2 तरह की सरकारें हैं। एक अध्यक्षात्मक सरकार, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। बच्चों, यह अमेरिका में है। अमेरिका का राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। और दूसरा जो सरकार का रूप है वह है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी संसदीय सरकार। भारत में संसदीय सरकार है। हमारे यहां जो संसदीय सरकार आया, काम करना शुरू किया, तो संसद की उत्पत्ति दुनिया में मुख्य रूप से सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। तो चूंकि अंग्रेजों ने हम पर एक लंबे समय तक शासन किया और कालक्रमेण हमें भी कुछ संवैधानिक अधिकार दिया, तो किस प्रकार कानून बनता है, किस प्रकार विधायिका काम करती है, 1909 ईस्वी के अधिनियम से भारत में
विधायिका में चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रवेश होता है और धीरे धीरे उसका क्रमिक विकास होता है। तो संसद कैसे काम करता है, इसलिए भारत में वह बात हम जब परतंत्र थे तो कुछ जानते थे, कुछ परिचित थे। इसीलिए जब हम आजाद हुए 1947 में तो हमारी सरकार का स्वरूप क्या हो, तो हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, क्योंकि हम इससे परिचित थे। अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदाहरण कहाँ है, अमेरिका है, और संसदीय सरकार का उदाहरण कहाँ है, भारत और ब्रिटेन है। तो हम संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए। इस संसदीय शासन प्रणाली में संसद ही सबसे बड़ा होता है, संसद को सर्वोपरि माना जाता है। ये संसद का जो निर्माण होता है, उसका जो गठन होता है, इसके जो अंग हैं 3, एक होता है लोकसभा पहला, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। चूंकि राष्ट्रपति के बिना संसद अधूरा है। लोकसभा और राज्यसभा बोलचाल में लोकसभा जाता है, लोकसभा राज्यसभा मतलब संसद। लेकिन इसके द्वारा, संसद के द्वारा लिए गए कोई भी निर्णय जब तक राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति नहीं देंगे वो मान्य ही नहीं होगा। इसीलिए राष्ट्रपति को भी इसका अभिन्न अंग माना जाता है। तो संसद के कितने अंग हो गए? 3। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिल करके संसद बनाता है। संसद क्या है? देश का सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था। क्या नाम हुआ इसका? देश का सर्वोच्च, सबसे बड़ा कानून बनाने वाली संस्था है। बच्चों, आप जानते हैं कि प्रजातंत्र को प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र भी कहा जाता है, अर्थात यह शासन प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है। तो चूंकि संसद में चुने हुए प्रतिनिधि ही जाते हैं, वहां काम करते हैं, कानून बनाते हैं, अतः यह प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र को बनाने का काम भी संसद करता है। दूसरे शब्दों में यदि इस बात पर गौर करें तो निर्वाचित प्रतिनिधियों का समूह ही संसद कहलाता है। कौन सी? निर्वाचित प्रतिनिधियों के समूह को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। लेकिन आपको संसद कहेगा तो आपको सही जवाब देना होगा कि देश के सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। अब ये संसद कैसे बनता है, इसका गठन कैसे होता है, तो उसको हम 2 पार्ट में, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग देखते हैं। लोकसभा देश के कुल आबादी में, देश यह संसद की जो कुल सदस्य संख्या है वह 545 है। कितने? 545। 5, 4, 5। लेकिन 545 का निर्वाचन नहीं होता है 5, 4, 3, यानी 543 का निर्वाचन होता है। 543 क्यों? तो यदि 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है, मनोनीत किया जाता है, यदि 543 जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनमें से किसी भी दल में, चाहे वह निर्दलीय हो चाहे किसी दल से जुड़ा हुआ हो, यदि एंग्लो इंडियन चुन करके आते हैं तब तो ठीक है, और यदि किसी भी दल से नहीं आते हैं तो 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तब वह हो जाता है 545। बच्चों, ये भारत में जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में उसे बांट दिया जाता है। जैसे दरभंगा संसदीय क्षेत्र या समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र या मधुबनी संसदीय क्षेत्र, इस प्रकार एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं जो कहलाते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी। ये जो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है 5 वर्ष के लिए।
लेकिन किसी कारणवश यदि लोकसभा भंग हो जाता है तो समय से पहले भी पुनः दोबारा मतदान कराने की व्यवस्था है। इसीलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी यानी टेम्पोररी सदन। ठीक इसके विपरीत यानी लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, यानी वह टूट सकता है, समय से पहले हट सकता है, इसीलिए यह अस्थायी हुआ। इस प्रकार लोकसभा का गठन होता है। अब दूसरा जो सदन है वह है राज्यसभा। इसमें राज्यों के जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। कैसे, तो एक बार फिर सुन लो। तो हर एक राज्य का आबादी अलग अलग है, जनसंख्या अलग अलग है। तो उस जनसंख्या को ध्यान में रख करके संपूर्ण देश के जो राज्य हैं उनको इसमें हिस्सा दिया जाता है और इनके प्रतिनिधि, इसकी सदस्य संख्या है 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 12 का मनोनयन होता है, यानी राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करते हैं। देश के जो शिक्षाविद होते हैं, खेल से जुड़े हुए रहते हैं, समाज सेवी होते हैं, यानी विशेषज्ञ लोगों, 12 विशेषज्ञ लोगों को इसमें राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। तो कुल मिलाकर के 233 का निर्वाचन और 12 का मनोनयन होता है। हर एक राज्य का उसकी आबादी के अनुसार से इसका सीट फिक्स है, अलग अलग ढंग से, एक समान नहीं है। तो अब इसका निर्वाचन कैसे होता है? तो राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इनका निर्वाचन होता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा। बच्चों, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, इस पर अभी हम यहाँ ज़्यादा नहीं टिकेंगे, क्योंकि अगले क्लास में डिटेल में हमें इसे देखना है। तो इसे अभी एक स्मरण के लिए यहाँ रखना है कि यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ये अस्थायी सदन होता है। इसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह 6 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के द्वारा। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसके जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते रहते हैं, अपना हिसाब होता है। प्रत्येक 2 साल पर इसके 1/3 सदस्य इसके रिटायर करते रहते हैं, अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं इसके पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति क्या हुआ भाई? तो उपराष्ट्रपति के पद पर जो कोई व्यक्ति आएगा वह इसका सभापति यानी अध्यक्ष बन जाएगा। तो हो गया लोकसभा का गठन और राज्यसभा का गठन। संक्षिप्त रूप में हमने आपको कहा बउआ, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन पावर के दृष्टिकोण से यहाँ लोकसभा को पावर अधिक है और राज्यसभा के तुलनात्मक दृष्टिकोण से कम है कुछ क्षेत्रों में। अब देखो, ये जो संसद है, संसद का काम क्या होता है? तो संसद का काम होता है पहला, सरकार बनाना। जो दल निर्वाचन में बहुमत में होता है, जिस दल का अधिक मेंबर जीत करके जाते हैं, बहुमत में जाते हैं, वे सरकार बनाते हैं। और जिसे अल्पमत प्राप्त होता है वे विरोधी दल बनते हैं। तो प्रजातंत्र में सरकार वाले दल को, सत्ता पक्ष को और विरोधी दल दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। इन्हीं संसद सदस्यों में से ही प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का निर्माण होता है। मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का निर्माण होता है, यह संसद का काम होता है। ये विरोधी पार्टी जो होते हैं, विपक्षी दल, वह सरकार को नियंत्रित करता है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को उजागर करता है। यह वहाँ विरोधी दल के नेता कैसे? तो सरकार से प्रश्न पूछती है, सदन में पूरा बहस होता है, काम रोको प्रस्ताव होता है, कटौती प्रस्ताव होता है, और नहीं हुआ तो लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आता है
अविश्वास का प्रस्ताव। अविश्वास यदि हो जाता है, पास हो जाता है किसी मंत्री के खिलाफ, तो पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो यह नियंत्रित सरकार को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा उपाय है। बच्चों, संसद का जो प्रमुख काम है, मेन काम है, वह कानून बनाना। यदि कोई कानून नहीं है, जरूरतमंद कानून नहीं है, तो बनाया जाता है, और यदि कोई कानून है लेकिन उसका यूज नहीं है तो उसे हटाया भी जाता है। देश में धन संबंधी बजट जो होता है वह संसद ही पास करता है, और वह लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है। यूँ तो राज्यसभा में भी बहस होता है, लेकिन वित्त विधेयक पर यानी धन विधेयक पर राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, लोकसभा को ही शक्तिशाली माना जाता है। बच्चों, आज हम इतना ही। वीडियो ख़त्म करने से पहले हम चाहेंगे थोड़ा कुछ संक्षिप्त में आज की बात कह दें। हम जो यह चैप्टर में आए हैं वह सरकार के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कानून बनाने वाले अंग को विधायिका, उसे लागू करने वाले अंग को कार्यपालिका, और उसकी व्याख्या एवं न्याय करने वाले अंग को न्यायपालिका कहा जाता है। देश का जो सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है उसे संसद कहा जाता है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के बनते हैं। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है, राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष होती है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, यानी समय से पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। संसद के काम होते हैं, यह सरकार बनाती है, संसद के प्रतिनिधि मिलकर के। कोई विरोधी पक्ष होता है, सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष। कानून का निर्माण होता है, और सरकार को नियंत्रित करने वाले भी बहुत सारे उपाय होते हैं जो मुख्यतः विरोधी दल किया करते हैं। बच्चों, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसे हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।